दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे प्रीएम्बल पे और इसके सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत होलिस्टिक टॉपिक्स है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। उससे पहले यदि आप 67वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में की तैयारी एडवांस तरीके से उच्च स्तरीय एक्सेलेंट करना चाहते हैं तो आप जीसीएस आईएएस का 67 बीपीएससी मेंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 2500 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन किया जा सकता है। दोस्तों एडवांस बैच है और परीक्षा से 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि यह भारतीय संविधान का प्राण और आत्मा भी से कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और अगर किसी को भारत के संविधान के बारे में बिना पढ़े जानकारी प्राप्त करना चाहता है कम पढ़कर, तो उसको प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए। प्रस्तावना के माध्यम से आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भारत की विभिन्न सरकारों का क्या उद्देश्य है, वह सरकार किस दिशा में काम करना है सरकार को, वर्तमान सरकारों को या भावी सरकारों को। संविधान निर्माता किस तरीके के भारत का निर्माण करना चाह रहे थे, समझ रहे हैं। भारत का स्वरूप किस प्रकार का होगा, ये सारे प्रस्तावना से आप जो है भली भांति समझ सकते हैं। पूरे संविधान का निचोड़ है प्रस्तावना। पूरे संविधान का उद्देश्य, लक्ष्य, आदर्श, दर्शन, आधारभूत सिद्धांत, ये सारे जो है आप प्रस्तावना के माध्यम से जान सकते हैं अगर आप प्रस्तावना देख लेते हैं तो। यह टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि अगर प्रस्तावना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका आप कैसे लिखेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का तात्पर्य है संविधान के उद्देश्य, आदर्श, लक्ष्य और उसके आधारभूत सिद्धांतों से आपको ऊपर में लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा प्रस्तावना से रिलेटेड तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का तात्पर्य आशा है संविधान के आदर्श, लक्ष्य, उद्देश्य और उसके आधारभूत सिद्धांतों से, समझ रहे हैं। प्रस्तावना के समय के साथ जो है विकास हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना का विकास पर चर्चा अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद प्रस्तावना के विकास पर चर्चा करें, समझ रहे हैं, तो उस स्थिति में पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द की चर्चा करनी होगी। अब देखिए प्रस्तावना जो है संविधान सभा में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इसको पारित कर दिया था, समझ रहे हैं। और उच्चतम न्यायालय जो है बिरूबाली मामले में जो है प्रस्तावना को संविधान के अंग मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को भी संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ है प्रस्तावना का महत्व है या संविधान का ही भाग है, अंग है। अब हम लोग प्रस्तावना के बारे में तो आप देख लिए थोड़ा बेसिक जानकारी। अब हम लोग प्रस्तावना के जो सारे महत्व क्या है, इसकी आलोचना क्या है, प्रस्तावना के जो निहित आदर्श है वह पिछले 71 वर्षों में कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है, प्रस्तावना की क्या लक्षण विशेषता है उसको देखेंगे। उसके बाद संविधान के आत्मा के रूप में प्रस्तावना की विवेचना करना है और स्वाधीनता संघर्ष के घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तावना की हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि यह जो है बहुत नया टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं। अब तक 2 बैचों में हम इसको नहीं जोड़े थे, इस बार हम जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानना जरूरी है प्रस्तावना का महत्व क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शासन का स्वरूप। तो प्रस्तावना से ही पता चलता है कि भारत में शासन का स्वरूप क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा या स्वेच्छाधितंत्र होगा। तो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक भारत की कल्पना की गई है, यानी भारत का स्वरूप जो है, भारत में शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा या लोकतंत्रात्मक होगा।
तो प्रस्तावना को देख के सहज ही भारत के शासन का स्वरूप का अंदाजा लगाया जाता है। दूसरा है शासन का सिद्धांत क्या है। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। समझ रहे हैं? यानी लोक कल्याणकारी जो है, लोक कल्याण की बात कही गई है। यानी शासन का सिद्धांत ही है जनता का हित, समाज का हित, राष्ट्र का हित। तो सामाजिक आर्थिक न्याय व्यक्ति की गरिमा, अवसर, प्रतिष्ठा, मतलब व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा के महत्व को जो है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को महत्व दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि शासन का क्या सिद्धांत होगा। यहाँ कोई भी सरकार बनाएगा या सरकार का गठन करेगा तो उसका उद्देश्य होगा लोकहित, लोक कल्याण, अपना हित नहीं। यानी राज्य का हित, या राज्य का हित तब होगा जब राज्य के लोगों का कल्याण होगा। राज्य के लोग खुशहाल, संपन्न, समृद्ध अगर होगा तो निश्चित रूप से राज्यों के हितों में बढ़ोतरी होगी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। उसके बाद जो है संविधान की व्याख्या के रूप में प्रस्तावना का महत्व है। आप जैसा कि जानते होंगे, बेरुमाली मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान के अंग मानने से इनकार कर दिया था और केशवानंद भारती में जो है संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, भाग के रूप में। तो जब भाग के रूप में स्वीकार किया गया है तो निश्चित रूप से संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, उसको अर्थ खोलने के लिए या संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों, उपबंधों को निर्वचन करने के लिए, यानी व्याख्या करने के लिए, परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का मदद लिया जा सकता है और प्रस्तावना के माध्यम से जो अस्पष्ट प्रावधान है उसको स्पष्ट किया जा सकता है। उसके बाद प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य की जानकारी मिलती है और प्रस्तावना का उद्देश्य, लक्ष्य, संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। लोकतंत्र भारत होगा, एक पंथ निरपेक्ष भारत होगा, एक जो है भारत लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत एक गणराज्य होगा, भारत के लोगों को प्रतिष्ठा, अवसर की समता होगी, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, वाक, उपासना की स्वतंत्रता होगी, सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, भारत के लोगों में एक बंधुत्व होगा। तो इससे संविधान के उद्देश्य और आदर्श की पता चलती है। समझ रहे हैं? उसके बाद और साथ ही साथ भारत की शक्ति का स्रोत जनता है, जनता। आगे हम लोग राष्ट्रीय एकता, अब देखिए प्रस्तावना में एकता, अखंडता की बात की गई है और एकता, अखंडता दो आधारों पर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एक तो व्यक्ति की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा के महत्व को स्वीकार किया गया है। आप ही बताइए, अगर हम आपको प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान करते हैं, आपकी गरिमा की रक्षा करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम किसी विवाद में पड़ेंगे तो आप मेरे लिए आवाज़ उठाइएगा या मेरे साथ आप सहयोग दीजिएगा। ठीक अगर संविधान अगर इस देश के नागरिक को उचित अवसर, प्रतिष्ठा, गरिमा का आश्वासन दे रही है, उसकी नागरिक स्वतंत्रता का आश्वासन दे रही है, तो निश्चित रूप से इस देश के लोग अपने देश से प्यार करेगा, अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहेगा। बंधुत्व, उसके बाद जो है प्रस्तावना प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता है, प्रकाश स्तंभ के रूप में, और नागरिकों की प्रतिष्ठा, गरिमा के महत्व को स्वीकार किया गया है। तो आप समझ रहे हैं, तो प्रस्तावना का महत्व जो है इन्हीं शीर्षकों में आ रहा है। अब प्रस्तावना के महत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ये पॉइंट लिखकर और नीचे व्याख्या किया जाए और थोड़ा सा चैलेंजिंग जो चुनौती है, जो आलोचना है, उसको दिखा दीजिएगा। याद रखिएगा, संविधान से रिलेटेड कोई भी धारा की आलोचना करते समय बहुत संतुलन बनाकर चलना होता है, संतुलित दृष्टिकोण के साथ जो है उसकी आलोचना करनी रहती है।
और साथ साथ उसका खंडन भी करना होगा। तो अब हम लोग प्रस्तावना की आलोचना देख लिए हैं। अब हम लोग प्रस्तावना संविधान की आत्मा के रूप में जो है प्रस्तावना देखेंगे। प्रियम्बल जो है संविधान के आत्मा के रूप में, तो देखिए संविधान की आत्मा के रूप में कैसे जो है प्रस्तावना है। कई संविधान विशेषज्ञ प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। और आत्मा के रूप में स्वीकार करने का तात्पर्य है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की प्रेरणा और प्राण है। चूंकि संविधान के बहुत सारे मतलब जो मेन उपबंध है, मेन क्या कहिए, सारे उपबंध जो है का दर्शन जो है प्रस्तावना में से पता चलता है। प्रस्तावना का ही अलग अलग जो है, जो विभिन्न प्रावधान है प्रस्तावना में, उसका ही व्याख्या अलग अलग जो है संविधान में जो है पूरे संविधान में की गई है। या तो स्पष्ट रूप से प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है, नहीं तो प्रस्तावना क्या स्थापित करना चाहता है, प्रस्तावना में निहित आदर्श क्या है, उसी को जो है उसकी प्राप्ति के लिए संविधान के विभिन्न उपबंध किए गए हैं। उसके बाद भावी भारत का स्वरूप जो है कैसा होगा, तो पहले ही है भावी भारत का स्वरूप क्या होगा। एक प्रभुत्व संपन्न भारत होगा, एक लोकतांत्रात्मक गणराज्य वाला भारत होगा, एक पंथनिरपेक्ष भारत होगा। भारतीय नागरिकों को उचित प्रतिष्ठा अवसर की आश्वासन दिया गया या सुनिश्चित होगा। उसके विचार अभिव्यक्ति विश्वास अवसर की समता होगा। ऐसा भारत जो है की कल्पना की गई है, वो प्रस्तावना से ही पता चल रहा है। उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष की कल्पना का भारत, स्वतंत्रता आंदोलन जो है जिन निहित आदर्शों उद्देश्यों के आधार पर लड़ा गया था और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जिस प्रकार की भारत की कल्पना की गई थी, तो उसका सारा निचोड़ जो है प्रस्तावना में है। अब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था, भारतीयों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था, जगह जगह भेदभाव था, विशेषाधिकार था, अर्थव्यवस्था भारत की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं थी। चूंकि भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश नहीं था ब्रिटिश शासन के दौरान में, यानी भारत आंतरिक और बाह्य मामलों पर निर्णय नहीं ले सकता था। अब और भारत के जो भारत का शक्ति है, शासन की शक्ति है, वो भारत के लोगों में नहीं था, वो ब्रिटिश संसद और ब्रिटेन में निहित था, ब्रिटिश संसद में निहित था। तो इसी सब से जो है, इसी सब को दूर करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन मुख्य रूप से देश की आज़ादी स्वतंत्रता के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए, एक गणराज्य भारत के लिए, इसी तथ्यों और इसी जो है आदर्शों के आधार पे स्वतंत्रता आंदोलन जो है लड़ा गया था और देश आज़ाद हुआ। उस आदर्श को प्रस्तावना में समावेश किया गया है। उसके बाद भारतीय क्रांति का सूत्रधार है। अब जैसा कि वही जो बोले हैं, हम हेडिंग अलग कर दिए हैं। प्रस्तावना भारतीय क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रधार है, यानी प्रस्तावना में जो निहित आदर्श है वह ठीक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जो है उसी आदर्श के को लेकर जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो आप इसी आधारों पर कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान के आत्मा है, आप लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग अगला देखेंगे, क्या प्रस्तावना स्वाधीनता संघर्ष का घोषणा पत्र था। तो आपको हम जो बोले हैं, अब कैसे प्रस्तावना स्वाधीनता संघर्ष का घोषणा पत्र था, आप इस पॉइंट में देख सकते हैं। सबसे पहले यह देखिए, यहाँ पे एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। दूसरा पॉइंट है संप्रभुता की रक्षा, सत्ता और शक्ति का जनता, स्वतंत्रता, विधि की समता, न्याय, कमजोर वर्गों की व्यवस्था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है जिन आदर्शों के आधार पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, समझ रहे हैं, उस आदर्शों को जो है
प्रस्तावना में एकदम स्पष्ट कर दिया गया है और इसी आदर्शों से यह पता चलता है कि प्रस्तावना स्वाधीनता संघर्ष का घोषणा पत्र था। आप देखेंगे एक प्रभु संपन्न गणराज्य भारत एक प्रभु संपन्न है देश होगा, यानी आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, आंतरिक और बाह्य स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, बाह्य स्तर पर आंतरिक स्तर पर, आंतरिक स्तर में देश के अंदर और बाह्य माने विश्व में निर्णय को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। भारत एक गणराज्य वाला लोकतंत्र होगा, यानी भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, राष्ट्र के प्रमुख होगा, वह निर्वाचित होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसके बाद शक्ति और सत्ता का स्रोत, आप प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ ही है कि यहाँ पर शक्ति का स्रोत जो है भारतीय जनता में निहित है। जनता अपने शक्तियों का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है। विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधियों का वोट करता है और अनुमति देता है कि आप हम पर आप शासन चला सकते हैं। अपने अधिकार जो है चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को सौंप देता है कि आप 5 वर्ष तक शासन चलाइए। उसके बाद स्वतंत्रता, भारतीय नागरिकों को विचार, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता अब देखेंगे विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, संगम बनाने, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, धार्मिक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता सभी उसी में इंक्लूड है, दिया गया है। उसके बाद कानून के समक्ष समता, ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लोगों को जो है कानून के समक्ष समानता नहीं था। समाज में विशेष अधिकार प्राप्त लोग थे, जगह जगह जो है लोगों के अधिकारों का हनन होता था। बड़े बड़े होटल क्लब में भारतीयों को जाने की मनाही थी। कई ऐसे प्रतिबंधित जगह थे जहां भारतीय नहीं जा सकते थे, केवल ब्रिटिश ही जा सकते थे। सामाजिक आधार पे जो गोरे काले का भेद था वो चरम सीमा पे था। लेकिन कानून के द्वारा जो है अब क्या हुआ है, अनुच्छेद 14 में जो है विधि की समता, विधि के साथ समान संरक्षण, यानी कानून के नज़र में एक मुख्यमंत्री और एक वार्ड सदस्य का भी बराबर स्थिति है। अभी आप देखे ही होंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल के पिताजी कुछ टिप्पणी किए थे कुछ खास समुदायों को लेकर, उस पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। तो भारत में कानून का शासन है, यहाँ कोई जो है कानून के सामने में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, वर्ग नहीं है। समाज में सभी को जो है सभी के साथ कानून समान व्यवहार जो है करती है, या सभी के साथ समान व्यवहार की प्रत्याभूति दी गई है। आप देखेंगे न्याय, भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। चूंकि ब्रिटिश शासनकाल में इस तरह की न्याय की प्राप्ति नहीं थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे आदर्श थे वे इन्हीं को लेकर, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भी जो है उनके आदर्श में था और उन्हीं के आधार पे जो है आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ी गई थी। कमजोर वर्गों के लिए समुचित व्यवस्था, आप जैसा कि देखते होंगे अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जो कमजोर वर्ग है समाज में उनके लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात की गई है। बेकारी, भूखमरी, लोक सहायता, शिक्षा, जो मूलभूत आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अब इसी सब को देखते हुए लोकसभा, विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछड़े समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। EWS सभी समाज के सभी जो पिछड़े वर्ग हैं उन सब के लिए जो है संविधान में विशेष सुविधा और रियायत का प्रावधान किया गया है। तो आप इसी आधार पे कह सकते हैं कि स्वाधीनता संघर्ष की घोषणा पत्र था। चूंकि आज स्वतंत्रता घोषणा ही पत्र है और संविधान सभा में जो है
यह घोषणा भी किया गया था। अब हम लोग संविधान प्रस्तावना की विवेचना, लक्षण और विशेषता पर चर्चा करेंगे और इसी हेडिंग में हम देखेंगे इसका क्रियान्वयन कहां तक किया जा सका है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम भारत के लोग। यह हम भारत के लोगों का क्या तात्पर्य है, यह जानना जरूरी है। देखिए, हम भारत के लोगों का कई अर्थ है और संविधान सभा में जो है व्यापक विचार विमर्श के बाद जो है यह कहा गया था कि हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारतीय शासन यानी भारत में शक्ति का स्रोत जनता है। संविधान निर्माता जो संविधान का निर्माण कर रहा है वह भारतीय जनता की ओर से किया है। हम भारत के लोग के कई अर्थ है, जिसमें पहला यह है कि इस देश की शासन की शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है और संविधान निर्माता जो संविधान का निर्माण कर रहा था वो भारतीय जनता की ओर से कर रहा था। और साथ ही साथ हम भारत के लोग के द्वारा जो संप्रभुता की जो अधिवास की समस्या थी, यानी किस संप्रभुता किस में रहेगा, जनता में रहेगा कि संसद में रहेगा कि उच्चतम न्यायालय में रहेगा, इसकी समस्या दूर कर दी गई है। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए कि भारत में शक्ति का स्रोत जनता है। जनता से ही सारे अंग शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रस्तावना के द्वारा हम भारत के लोग के द्वारा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता की जो अधिवास है उसकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है और स्पष्ट कर दिया गया है कि शासन की शक्ति का स्रोत जनता है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से वह अपनी शक्ति जो है अपने प्रतिनिधियों को सौंपेगी और वही प्रतिनिधि जो है 5 वर्ष तक शासन करेगी। फिर जो है चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को शासन करने के लिए जनता के पास जाना होगा और जनता से जो है शक्ति प्राप्त करना होगा। शासन के ध्येय, आप प्रस्तावना में जो है शासन के ध्येय को स्पष्ट कर दिया गया है। शासन कैसा होगा? एक लोकतांत्रिक शासन होगा। शासन जो है का सर्वोत्तम हित होगा लोक कल्याण, वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। शासन में सभी लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अवसर की समता प्राप्त होगा लोगों को। शासन जो है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को महत्व देगी। तो आप जो है एक पंथनिरपेक्ष शासन होगा, यानी शासन जो है अपने कार्यों में, अपनी नीतियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो या धर्म हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इससे शासन के ध्येय जो है स्पष्ट है। एक प्रभुत्व संपन्न भारत, एक प्रभुत्व संपन्न होगा, प्रस्तावना में लिखा गया है। और प्रभुत्व संपन्न भारत का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र निर्णय जो है ले सकता है। उसके आंतरिक और बाह्य निर्णयों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध या किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो संप्रभुत्व भारत है। स्वतंत्रता की बात कही गई है भारत में। जैसा कि आप जानते होंगे, सामाजिक उपासना, अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति, वृत्ति, उपजीविका, कारोबार। अगर किसी व्यक्ति को कि कोई विशिष्ट संस्कृति है तो उसको संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को प्राप्त है। तो और नागरिकों को जो है इसमें जो है तमाम तरीके के जो है स्वतंत्रता दी गई है। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता आप देखेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता में आप जानते ही हैं, चुनाव में भाग लेने, मत देने, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करने में बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई है।
तो आप स्वतंत्रता देख लिए हैं। और जहाँ तक न्याय की बात है तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और सामाजिक न्याय का तात्पर्य है समाज में जो है किसी प्रकार का धर्म, लिंग या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। समाज में सबों को समान अवसर प्राप्त होगा। अगर समाज में कुछ कमजोर वर्ग है तो उसके उत्थान के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा, जैसा कि विशेष प्रयास अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, EWS को भी आरक्षण दिया गया है। उसके बाद जो है आप देखे होंगे लोक सहायता, वृद्धा पेंशन या आवास, स्वच्छ पेयजल, इस सब की व्यवस्था की जाती है। आर्थिक न्याय में जो है आप देखेंगे जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो खनिज संसाधन है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ताकि जो प्राकृतिक संपत्ति है वह इस तरह से उसका उपयोग हो कि समाज के सभी वर्गों का उससे लाभ मिले, समाज के सभी वर्गों के हितों की पूर्ति हो सके। राजनीतिक न्याय में जो है नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों शामिल होता है। राजनीतिक न्याय में भारतीय नागरिकों को चुनाव लड़ने, वोट देने, सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होने की बिल्कुल छूट होनी चाहिए, जैसा कि भारत में है। अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। मताधिकार जो है निर्वाचक नामावली में धर्म, मूल, लिंग के आधार पर शामिल होने पर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति को आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप महिला है तो निर्वाचक सूची में, वोटर लिस्ट में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। कोई विशिष्ट धर्म के है तो उसको आप माना नहीं कर सकते हैं कि वह शामिल नहीं हो सकता है। साथ ही साथ लोगों की जो है अपनी संस्कृति को संरक्षण करने, विचार व्यक्त करने, सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने कि या देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करने, ये सब जो है स्वतंत्रता जो है प्राप्त है। राजनीतिक न्याय में जैसे इस सब के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था भी की गई है। गणराज्य जो है प्रस्तावना में एक महत्वपूर्ण तथ्य है गणराज्य। यहाँ गणराज्य का तात्पर्य है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश होगा, यानी यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो अनुवांशिक नहीं होगा, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, राष्ट्र प्रमुख है, वहाँ की महारानी होती है, वह वंशानुगत है। भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष है या भारत के जो संवैधानिक प्रमुख है उसका निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यहाँ कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। स्थानीय निकाय से लेकर सर्वोच्च पद तक जो है चुनाव के माध्यम से जो है वह पद भरे जाएंगे। समाज में कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा इसमें। तो गणराज्य में मुख्य रूप से इसी बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। या राष्ट्र के अधीन जितने भी सार्वजनिक पद है, राजनीतिक पद है, वह निर्वाचन के द्वारा भरे जाएंगे। समाजवाद, भारतीय संविधान में के शुरुआत में समाजवाद नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यहाँ समाजवाद का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार, किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध, चाहे जाति हो, लिंग हो या अस्पृश्यता हो, भेदभाव का निषेध, कमजोर वर्गों के लिए विशेष उत्थान, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता,
इसमें मुख्य रूप से प्राप्त करने पर जोर है। लोकतांत्रिक गणराज्य जो है 2 जगह लिखा गया है, हम एक ही जगह देखेंगे। और राष्ट्रीय एकता एवं बंधुता, भारतीय संविधान में जैसा कि आप जानते होंगे बंधुता शब्द का जोर दिया गया है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात की गई है। तो जानते ही होंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता 2 प्रकार से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एक तो राज्य जो है यानी शासन जो है व्यक्ति की जो गरिमा है, प्रतिष्ठा है, उसको महत्व देता है, उसके सुरक्षा करने की जो है गारंटी दी गई है या आश्वासन दिया गया है। और अगर मान लीजिए राज्य जो है किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को, उसकी गरिमा को अगर महत्व देता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का राज्य के प्रति क्या होगा, निष्ठा में वृद्धि होगा। अगर सभी लोगों को समान महत्व दे रहा है तो आपसी भाईचारे का विकास होगा, एक बंधुत्व होगा। इससे देश जो है सब लोग आपस में जुड़ेगा और देश जो है राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित होगा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मोहन नाम के कोई व्यक्ति है, यहाँ मोहन नहीं, यहाँ पे स्टेट है और यहाँ पे मोहन है, ये सोहन है और ये नरेंद्र है। मान लीजिए राज्य क्या किया है कि मोहन को, सोहन को, सभी को जो है बहुत प्रतिष्ठा दे रहा है, उसकी गरिमा का आश्वासन दिए हुआ है। राज्य के अधिकारों का, अगर मोहन, सोहन, नरेंद्र, अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है तो राज्य कार्रवाई करता है। जैसे अस्पृश्यता के आधार पे अगर कोई भेदभाव, छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है, तुरंत उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो निश्चित रूप से राज्य आश्वासन दिए हुआ है कि हम आपके साथ आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। तो निश्चित रूप से मोहन, सोहन, नरेंद्र का निष्ठा किसके साथ, राज्य के साथ होगा। और तीनों को जो है प्रतिष्ठा का आश्वासन दिया गया है। प्रतिष्ठा और गरिमा के माध्यम से तीनों जो है आपस में जुड़ा हुआ है। तो आपस में जुड़ाव से एक जो है महत्व दिए जाने से निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगा। समझ रहे हैं? राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व और समता, आप जानते ही हैं कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष यानी कानून जो है सबके साथ समान व्यवहार करेगा, असमान के साथ असमान, समान के समान, समान के समान समान, यानी समान लोगों के साथ जिसकी पृष्ठभूमि समान है उसके साथ समान, जिसकी पृष्ठभूमि असमान है उसके साथ असमान व्यवहार करेगा। अब मान लीजिए जो है आप देखे होंगे इंदिरा आवास योजनाएं समाज के सभी लोगों को नहीं मिलता है, जो कमजोर लोग हैं उन्हीं लोगों को मिलता है। अगर आयकर अधिनियम है, आयकर में जो है 3 प्रकार का स्लैब लगाया जाता है। 5 लाख से ऊपर वाला का दर 20% होगा, 20 लाख से ऊपर वाला को 30% होगा। मान लीजिए तो 20, जिसका आमदनी अगर 10 लाख से 12 लाख होगा उसको 20% देना है, जिसको 25 लाख जिसका आमदनी होगा उसको 30% देना है, उससे ऊपर। तो समान के साथ समान, असमान के साथ असमान। इसके अलावा अफसर की समता, राज्य के अधीन जितने भी नियुक्तियां होती है उसमें एक समान अवसर सबको दिया गया है। आप भी चुनाव लड़िए, मत दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। आप राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री का भी चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। आपको कौन रोक टोक किया है? आप लड़िए। तो भारत में अवसर की समता हो, प्रतिष्ठा की समता हो या विधि की समानता है, सबका प्रावधान जो है किया गया है। पंथनिरपेक्षता, भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और धार्मिक आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, न तो किसी धर्म को प्रोत्साहन देगा न किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। राज्य का कोई धर्म नहीं है। आप
आप बगल में जाइएगा तो पाकिस्तान इस समय जो है राज्य का धर्म है वह इस्लामी कानून के अनुसार शासन चलाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्य किसी के साथ कोई व्यवहार धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं करता है। हाँ, भारत पंथनिरपेक्षता की अवधारणा यूरोपीय अवधारणा से अलग है। भारत की जो प्रस्तावना है वह व्यक्ति के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। अब 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं में जो है उपीड़ित थी उसको दूर करने के लिए कानून बनाया गया है। सबरीमाला मंदिर वाला विवाद, तो राज्य जो है मान लीजिए किसी समय जो है छुआछूत को भारतीय हिंदू समाज में जो है समझ रहे हैं वह संस्कृति का अंग माना जाता था। सती प्रथा को, इस सब को दूर कर दिया गया है। बाल विवाह को, ये सब धार्मिक चीजों से ही प्रेरित था। बलि प्रथा, इस सब पर रोक लगा दिया गया है। तो आप पंथनिरपेक्षता है तो आप देख लिए हैं भारतीय संविधान की जो विवेचना अलग तरह विशेषता है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो भारतीय संविधान की जो विवेचना, भारतीय संविधान प्रस्तावना में जो निहित आदर्श है, लक्ष्य है या प्रस्तावना के जो भी प्रावधान है उसका क्रियान्वयन पिछले 71 वर्षों में कहाँ तक हो पाया है, या प्रस्तावना का क्रियान्वयन जो है कहाँ तक हो पाया है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके जो है चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि प्रस्तावना के निहित आदर्श जो है क्या क्या है और उसको कहाँ तक प्राप्त किया सका है। तो सबसे पहले देखना है कि शक्ति का, हम भारत के लोग यानी शक्ति का स्रोत जनता। तो क्या वाकई में भारत में शक्ति का स्रोत जनता है? आप बताइए। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? है शक्ति का स्रोत? है। अब जो 17 लोकसभा का चुनाव हुआ है 71 वर्षों में, अलग अलग राज्यों की विधानसभा जो है 15-16 किसी का 18 हुआ है। जो विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, लोकसभा चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, इसी चुनाव के माध्यम से तो जिसको शासन करना है, जिस राजनीतिक दल को, वह जनता के पास जाता है, जनता से शक्ति प्राप्त करता है प्रणाम करके। नेता आप चुनाव के समय में देखते होंगे सब नेता जो है प्रणाम प्रणाम ऐसे करता है, यानी शक्ति। अब प्रणाम करके उसको खुशी करता है, उसे शक्ति प्राप्त करता है, फुसलाता है। तो भारत में शक्ति का स्रोत है, लेकिन अब इसमें भी जो है चुनौती है। अब मतदाताओं को पैसा देकर राजनीति का अपराधीकरण, जाति की भूमिका, वंशवाद की भूमिका, ये सब चुनौती पैदा करता है। अब जाति के आधार पे जनता क्या करता है? जाति के आधार पर वोट दे देता है अपने जात को शासन चलाने के लिए, धर्म के आधार पर दे देता है। अपराधी जो है डरा धमका के जो है वोट प्राप्त करता है, पैसा देकर वोट खरीदता है। चुनौती है। अगर आ जाएगा तो आप इसी सबको जो है व्याख्या कीजिएगा। अगला पॉइंट है शासन के ध्येय। तो हम अब इसको जो है प्रभुत्व संपन्न भारत, आप देखेंगे क्या भारत प्रभुत्व संपन्न है, यानी भारत आंतरिक और बाह्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो आप जब देखेंगे तो निश्चित रूप से संघीय सरकार, निश्चित रूप से भारत सरकार आंतरिक मामलों में कहीं भी कुछ भी कर सकता है। संवैधानिक दलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र, आंतरिक स्तर पर भारत के संघीय संसद के निर्णय, भारत के निर्णय पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। आप देखेंगे कई बार सुप्रीम कोर्ट अधिनियम को जो है निरस्त कर देता है, बाद में भारतीय संसद उसको पारित कर देती है। कई बार हाई कोर्ट राज्यों के अधिनियम को निरस्त कर देता है, आदेश को। राज्य नहीं, इस संप्रभुता में राज्य नहीं होगा, देश की बात है। आंतरिक स्तर पर भारत कभी अमेरिका के साथ दोस्ती करता है, कभी रूस के साथ दोस्ती करता है, कभी इजराइल के साथ दोस्ती करता है। भारत को जो बाह्य स्तर पर
वैश्विक स्तर पर जो निर्णय लेना है स्वतंत्र है, WTO में जाता है स्वतंत्र निर्णय लेता है। तो आप देखें, लेकिन इसमें भी चुनौती है। ये WTO देख रहे हैं, IMF देख रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक देख रहे हैं, या अन्य बहुपक्षीय संस्था मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, ये सब किसी देश के निर्णय को प्रभावित करता है। MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, MNC बहुराष्ट्रीय कंपनी, वो देश की नीतियों को प्रभावित करता है व्यापार वाणिज्य के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। तो संप्रभुता के मार्ग में भी चुनौती है, आप इसकी चर्चा कीजिएगा। आइए, स्वतंत्रता, आप एक चीज बताइए, स्वतंत्रता, भारत में नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता भी है और नागरिक स्वतंत्रता भी है। अब नागरिक स्वतंत्रता में आपको विचार करने, सरकार को वोट देने, सरकार की आलोचना करने, उपासना की स्वतंत्रता है, आपको प्राप्त है, कारोबार की स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता में कभी आप वार्ड में चुनाव लड़ जाते हैं, कभी MLA का चुनाव लड़ जाते हैं, मन करता है मुखिया के चुनाव लड़ जाते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त है ना, है ना स्वतंत्रता। तो नागरिकों को स्वतंत्रता, इसके अलावा मौलिक अधिकार में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता का उपभोग करता है। सोशल मीडिया पर हर दिन या टेलीग्राम पे मैसेज भेजना, बात करना, ये स्वतंत्रता है। आप किसी भी आदमी से बात करते हैं, वो स्वतंत्रता है। आपको राजलोक लगाता है कि आप बात नहीं कीजिए, थोड़ा भी लोग के अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जो है लोग चला जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। आज सुप्रीम कोर्ट सीधे कारण बताओ नोटिस जारी करता है सरकार को। तो स्वतंत्रता का उपभोग आप करिए रहे हैं, सामाजिक आर्थिक, लेकिन इसमें भी चुनौती है। वही अब सोशल मीडिया से नागरिकों की स्वतंत्रता, अब सोशल मीडिया के द्वारा गलत कमेंट करना, लोगों की निष्ठा को जो है प्रहार करना आम बात हो गया है। इसमें चुनौती देखिए और है, अभी लोकतंत्र सूचकांक आप देखेंगे तो रिपोर्टर विदाउट प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आता है। तो रिपोर्टर विदाउट ब्रदर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ये प्रेस की स्वतंत्रता निकालता है हर साल। प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 180 देशों में 142वें स्थान पर है, यानी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खराब स्तर है। लोकतंत्र सूचकांक में अगर आप देखेंगे भारत की स्थिति, तो उसमें भी भारत की स्थिति जो है कमजोर है। आप उसमें जो है काफ़ी जो है स्थिति जो है लोकतांत्रिक सूचकांक में आप देखेंगे, लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग जो है 167 देशों में 53वें स्थान पे है, जो टूटीपूर्ण लोकतंत्र में शामिल किया गया भारत को। चैलेंजिंग में आप रिपोर्ट की चर्चा कीजिए, जितना पीटी में रिपोर्ट पढ़ते हैं उसको एक जगह मिला दीजिएगा तो मेंस का आंसर बन जाएगा। अच्छा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में, सामाजिक न्याय में एक पिछले 71 वर्षों में काफ़ी प्रयास किया गया है। आप देखेंगे इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि आज गरीबी में कमी हो रही है, भूखमरी में कमी हो रही है, लोगों को खास सुरक्षा प्राप्त है, बुनियादी ढांचा लोगों को प्राप्त है, समाज में कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं। आप समाज में किसी भी पैसे वाले लोगों के साथ लड़ जाते हैं, आंख दिखा देते हैं, क्यों? बराबरी है, सामाजिक न्याय है। आप बताइए अपने आप लोग भी कितने आप अपने से बड़े प्रभावशाली लोगों से आप जो है उलझ जाते होंगे, या उसकी आलोचना करते होंगे, या उसके साथ मुकदमा लड़ते होंगे, क्योंकि उसका कोई विशेषाधिकार नहीं है, सब बराबर है। अब देखिए सामाजिक न्याय में क्या किया गया है, अस्पृश्यता, समाज में कुछ वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसको अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के द्वारा निषेध कर दिया गया, दंडनीय बना दिया गया है। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों को अंत कर दिया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में आर्थिक आधार पे लॉर्ड्स जैसे
लॉर्ड्स, वारेन, राजा की उपाधि दी जाती थी। उपाधि से विशेषाधिकार बढ़ता है, नागरिकों को स्वतंत्रता प्रभावित होती है, हटा दिया। पहले 13 से पहले सायरन बजाता था, लाल बत्ती लगाता था ऑफिसर, नेता, सुप्रीम कोर्ट 13 में हटा दिया। देख रहे हैं ना लाल बत्ती सायरन पर से। वह है गरीबी में कमी। देखिएगा तो 1973-74 में देश में 54.9% लोग गरीब था, आज जो है 29.5, एक चौथाई गरीब है। साक्षरता दर देखिएगा 18% साक्षरता दर जो 1951 में था, आज तो देश की साक्षरता 73% से ऊपर हो गया है। 2021 की जनगणना तो जो है 80-82 पहुंच जाएगा। देख रहे हैं तो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में काफी प्रयास किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रयास की गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और किए जाना बाकी है। अब ऑक्सफैम का भी रिपोर्ट है, देश के आप देखेंगे देश के शीर्ष 10% आबादी के पास देश के 74.3% संपत्ति है। यानी इस देश की जितनी संपत्ति होनी चाहिए उसका 74.3% 10% लोगों के पास ही है। ऊपरी 10%, 90% लोग जो है वही 25-26% में जी रहा है, 25% में। तो अभी और प्रयास। और जहां तक राजनीतिक न्याय की बात है तो लोगों को तो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है ही। आप देखें ही पढ़े ही हैं, विचार, व्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने, सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होने, मतदान करने, सबको प्राप्त है। 90 करोड़ मतदाता है इस देश में, आप समझ सकते हैं। वयस्क मतदाता 90 करोड़ से ऊपर है। हम एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे हैं कि डाटा याद नहीं होता है, 90% से ऊपर लिखिएगा हो जाएगा। वोटर लिस्ट में 90% है, यानी 90% समझते हैं। तो गणराज्य है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव तो होता ही है, आप जानते ही हैं। समाजवाद है तो समाजवाद, नीति में समाजवादी कई प्रावधान किए गए हैं। अब देखिए लोगों के साथ तो भेदभाव नहीं किया जाता, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कमजोर वर्गों के लिए जो है वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, इंदिरा आवास हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबके लिए प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, बंधुता निश्चित रूप से भारतीय लोगों को, भारत के राज्य जो है लोगों के अधिकार का सम्मान करती है। कोई भी कानून ऐसा थोड़ी पारित करता है जिससे अधिकारों का हनन हो। और यही कारण है कि राज्य से जो प्रतिष्ठा मिला है, थोड़ा भी आवाज हो, देश पर कोई विपत्ति आता है, पूरे सुर में भारतीय जो है खड़ा हो जाते हैं। समता, आपके साथ अफसर की समता है, सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का भेदभाव है, सबके लिए दरवाजा खुला है। जो मेहनती है, जो इंटेलिजेंट है, नौकरी ले रहे हैं। पंथनिरपेक्षता, तो पंथनिरपेक्षता भारत में ही है। भारत के शासन कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, आप जानते ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो निहित, प्रस्तावना में जो निहित आदर्श था, उसको प्राप्त 71 वर्षों में काफी हद तक प्राप्त किए जाने का प्रयास किया गया है। थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है, कुछ और करने की जरूरत है, और अभी तो और जो है होता रहेगा। तो बहुत हद तक प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, और भी किए जाने की जरूरत भी है। तो क्रियान्वयन समझ गए। अब हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना देखेंगे। सबसे पहले मूल संविधान में पंथनिरपेक्षता नहीं था, पंथनिरपेक्षता बाद में जोड़ा गया है। अब इसके कारण क्या हो गया है कि राजनीतिक दल जो है इसकी अलग अलग परिभाषा बना लिया है। अब कोई राजनीतिक दल कहता है कि कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए समाज के कुछ समुदायों को ठीक नहीं लगे, अब वही काम अगर दूसरे समुदाय के लिए कीजिएगा तो अच्छा है। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ दुर्गादास बसु का कहना है कि पंथनिरपेक्षता से भ्रांतियां अधिक उत्पन्न हुई है, लाभ कम मिला है।
42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भी जोड़ा गया है, मूल संविधान में शामिल नहीं था, क्योंकि संविधान भावी सरकारों की एक जो अधिरचना होता है। संविधान निर्माता देश को किसी विशिष्ट, चूंकि समाजवाद एक आर्थिक संकल्पना है और संविधान निर्माता देश को किसी विशिष्ट आर्थिक नीतियों से नहीं बांधना चाह रहा था, लेकिन समाजवाद शामिल होने से देश के भावी नीति निर्माता को एक विशिष्ट आर्थिक ढांचे में बांध दिया गया है, क्योंकि उसको समाजवादी दायरे में ही काम करना है। अपने आप में जो है कोई अधिकार नहीं ना, आप किसी भी व्यक्ति के भावी निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा आप? अधिकार कहां आपको है? लेकिन समाजवाद से बंध गया है। लेकिन ये आलोचना करने वाले लोग ये भी भूल जाते हैं कि भारत के नीति संहिता में समाजवाद से संबंधित बहुत प्रावधान है, यहां तक कि पत्रनिरपेक्षता से भी जुड़ा हुआ बहुत प्रावधान है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति, अपने संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार 29-30 में है, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो आलोचक को यह ध्यान रखना चाहिए, आपको भी ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तावना की 2 आलोचना आप कर सकते हैं इसमें, और एक आलोचना है संविधान के निर्वचन में। देखिए, प्रस्तावना तो संविधान के आदर्श, दर्शन, लक्ष्य, आधारभूत सिद्धांत प्रकट करता है, लेकिन बेरुबाली मामले में सुप्रीम कोर्ट इसको संविधान के अंग मानने से इनकार कर दिया था। अब केशवानंद ने माना तो, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, प्रस्तावना के आधार पर विधानमंडल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, शक्ति का आधार कोई स्पष्ट उपबंध ही होगा। समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है। तो अभी भी संविधान प्रस्तावना को शक्ति का स्रोत नहीं माना गया है, लेकिन अगर संविधान के किसी उपबंध को अर्थ अस्पष्ट है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका महत्व है, और बाकी यह महत्व है। तो आप प्रस्तावना से जुड़ा हुआ तमाम तथ्यों को देख लिए हैं। अब हम मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बने रहिए।